वेल ओटाकू फैंस, तो आज हम बात करने वाले हैं साकामोटो डेज के सीजन 1 के फाइनल एपिसोड के बारे में। और अगर तुम सभी ने इससे पहले वाले एपिसोड को मिस कर दिया है तो घबराओ मत, मैंने उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में सिन सजेस्ट करता है कि वो सभी पैसे को इवनली बांट ले, और वैसे भी ये गेम लक का है, तो जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट रहेंगे उनके जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा है, और उन्हें ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। जो सुनते ही लू घबरा जाती है और कहती है, मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वुतांग हमारे फैमिली का सबसे तेज बंदा है और वो लक वाला गेम तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहेगा। वुतांग भी इनकी बातें सुन लेता है और उनका रिप्लाई देते हुए कहता है, भले ही तुम सभी को ये लक का गेम लग रहा हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गेम एक पैटर्न को फॉलो करती है, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं तुम सभी को ये रिकमेंड करूंगा कि तुम इन सब चीजों से दूर ही रहा करो। तभी वुतांग हर एक बाजी को जीतता ही जा रहा था। ये देखने के बाद लू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है, हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे इसका चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। तभी साकामोटो उन सभी को बताने लग जाता है कि कैसे हिटमैन बनने के लिए भी काफी ज्यादा स्किल्स जरूरी होती हैं, और अगर वो लोग अपनी जिंदगी को अपने किस्मत के भरोसे छोड़ दें तो पता नहीं कब मारे जाएं। साकामोटो की मोटिवेशनल स्पीच के बाद लू और सिन तैयार हो जाते हैं सट्टा लगाने के लिए। सबसे पहले हम सिन को देखते हैं, जो कि एक टेबल में जाकर बैठ जाता है जहां कार्ड्स का गेम चल रहा था। टेबल पे बैठे सभी बंदे सिन की नौसिखिया हरकतों को देख उसे लूट लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये एक न्यू प्लेयर है। लेकिन उन्हें क्या पता, उनके किस्मत में कुत्ते ने मुत दिया है, क्योंकि हमें तो पता ही है सिन सभी का माइंड रीड कर सकता है। तभी एक आदमी से गेम की शुरुआत होती है, लेकिन सिन को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसे तो रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर वहाँ लू की एंट्री होती है, जो सिन से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हें रूल्स के बारे में कुछ पता भी है? जिसका रिप्लाई देते हुए सिन कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। जो सुनते हैं लू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एकदम से उसकी जगह छीनने की कोशिश करती है, लेकिन सिन उसे मना कर देता है। उसी बीच इनके झगड़े के दौरान ही सिन का कार्ड्स नीचे गिर जाता है, जो बगल वाला बंदा देख लेता है। कार्ड्स को देखने के बाद वो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि सिन के पास विनिंग कार्ड्स थे। जो बात सिन को भी पता चल जाती है, क्योंकि हमें तो पता ही है वो सभी का माइंड रीड कर सकता है। तभी बगल वाला बंदा सिन को बोलने लगता है कि अगर उसने पैसे लगाए तो क्या पता वो हार जाए और सब कुछ गवा दे। लेकिन यहाँ पर सिन अपने पास पड़ी हुई सभी पैसे को एक बार में ही दांव पर लगा देता है, और क्योंकि उसके पास विनिंग कार्ड्स थे तो वो एक बार में ही अपने सारे पैसे को डबल कर लेता है। दूसरी तरफ हम साकामोटो को देखते हैं, जो किसी टेबल के पास पहुंच गया था, जहां उसे पैसे डबल करने के लिए कोई सा भी एक कलर चुनना होगा। और यहाँ पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी ने ऐसा सिमिलर गेम तो खेला ही होगा, जहाँ पर आप सभी को लाल और हरा कलर चुनना है, जिसके बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आप सभी ने न जाने कितने पैसे उस गेम में डुबाए होंगे। खैर छोड़िए, चलिए साकामोटो की कहानी जानते हैं। साकामोटो अपने सारे पैसे को एक बार में ही एक कलर पे लगा देता है, सिवाय एक चिप के। ये देख वहाँ के सभी बंदे हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं, क्योंकि आज एक बेवकूफ उनके हत्थे चढ़ गया है। तभी अचानक से साकामोटो के किस्मत का पहिया घुमाया जाता है। व्हील को घुमाने वाला बंदा सोचता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आएगा तो वही कलर जो मैं चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है। साकामोटो का किस्मत उतना भी अच्छा नहीं था। उसने जो कलर चूज किया था वो ना आकर दूसरा कलर आने वाला था। जो देख साकामोटो अपने पास रखी एक चिप को बहुत तेजी से व्हील की ओर फेंकता है, जिसके कारण उसका चूज किया कलर आता है और वो जीत जाता है। एंड यहाँ पर उसके पैसे भी डबल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुटांग का बंदा उसके पास आता है और बताता है कि सिन और साकामोटो अपने अपने गेम्स को जीत रहे हैं। यहाँ पे हमें वुतांग के गेम्स को जीतने का राज बताया जाता है, जहाँ पे वो सभी कार्ड्स के अपेयर होने से पहले ही उनकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लेता है। और आप सभी ने 10-12 में प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा ही होगा, तो आप सभी को पता ही है कि प्रोबेबिलिटी काम कैसे करती है। वुतांग का तो यहाँ पर एक ही मकसद है, सभी गेम्स को जीतकर अपने मिस्ट्रेस को वापस चाइना ले जाना। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वुतांग को सभी बच्चे बुली कर रहे थे, क्योंकि वो फिजिकली कमजोर था, पर हाँ मेंटली वो बहुत ज्यादा तेज तर्रार बच्चा था। तभी वहाँ लू आ जाती है और वुतांग को उन बच्चों से बचा लेती है। जिसके बाद लू उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन वुतांग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद लू को पता चलता है कि वुतांग भी उसी के फैमिली का हिस्सा है। जो सुन लू शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने फाइट बैक नहीं किया था। ये सुनने के बाद वुतांग उसे बताता है कि ये तो उसका मास्टर प्लान था, ताकि बाद में वो उन सभी से बदला ले सके। पर मन ही मन सोचता है कि मैं भी कैसा फालतू एक्सक्यूज दे रहा हूँ। ये सुन लू बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे बताने लगती है कि उसके पापा ने कहा कि सभी लोगों के पास कम से कम एक वेपन तो होता ही है, और तुम्हारे पास तो तुम्हारा इंटेलिजेंस है। ये सुनने के बाद वुटांग को लगने लगता है कि आखिरकार किसी ने उसे अपनाया है। फिर वो बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है और कुछ सालों बाद वो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का मास्टरमाइंड बन जाता है। वो डिसाइड करता है कि चाहे उसके मिस्ट्रेस के रास्ते में कोई भी आए, वो उन सभी को साफ कर देगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ गेम खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने जीते हुए पैसे को लेकर आते हैं। लेकिन आश्चर्य वाली बात तो ये है कि उन दोनों के पास सेम ही विनिंग अमाउंट होता है। इसका मतलब समझा विनोद, मैच ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद एक गैंग मेंबर वुटांग के कान में कहता है कि हमें इन लोगों को गोली मार देना चाहिए, लेकिन वुटांग उसे साफ साफ मना कर देता है। फिर वो लोग एक गेम खेलने को बोलते हैं, पर साकामोटो को तो इस गेम का भी रूल नहीं पता। फिर वो लोग एक कार्ड्स का गेम खेलते हैं, और इस गेम का सिंपल रूल है, जिस टीम के पास भी लास्ट में जोकर बचेगा वो टीम हार जाएगी। गेम शुरू होते ही सिन अपने पावर की हेल्प से जोकर का पता लगाने लग जाता है, पर उसको माइंड रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लू के चेहरे से ही साफ साफ पता चल रहा था कि जोकर उसी के पास है। और उसका एक्सप्रेशन देख वहाँ सभी लोग समझ जाते हैं कि लू के पास ही जोकर है, पर वो लोग भी लू को क्या ही बोलते हैं। इसके बाद लू की बारी आती है और वुटांग उसका कार्ड चूज करने लगता है। लू का एक्सप्रेशन देखकर वुटांग समझ जाता है कि जोकर वाला कार्ड कौन सा है और वो उसे सेलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद लू गेम से बाहर हो जाती है। अब गेम में सिन और साकामोटो ही बचे हैं। सिन वुटांग की माइंड को रीड करने की कोशिश करता है, पर वुटांग उसे बताता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास माइंड रीडिंग एबिलिटी है। हम ह्यूमंस 3 टाइप की कॉन्शियसनेस को रीड कर पाते हैं। सबसे पहला है वर्बल कॉन्शियसनेस, सेकेंड है प्री कॉन्शियसनेस और थर्ड है सब कॉन्शियसनेस। और मुझे बस ये पता लगाना है कि तुम इन तीनों में से कौन सी कॉन्शियसनेस को रीड कर सकते हो। ये सुन सिन शॉक हो जाता है और वापस से माइंड रीड करने की कोशिश करने लग जाता है। और इधर वुटांग अपने माइंड में इतना ज्यादा कैलकुलेशन और डाटा को सोचने लग जाता है कि सिन का माइंड उसके साथ कीप अप नहीं कर पाता। उसका माइंड ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण उसके नाक से खून आने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। यहाँ वुटांग को ये समझ में आ जाता है कि सिन वर्बल माइंड को रीड कर सकता है। इसके बाद गेम फिर से कंटिन्यू होता है और साकामोटो अपने सुपर स्पीड से दूसरे बंदे की कार्ड्स को देख लेता है, जो वुटांग नोटिस कर लेता है और साकामोटो से कहता है तुम यहाँ चीटिंग नहीं कर सकते, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। गेम खत्म होते होते सभी लोग आउट हो जाते हैं, बस साकामोटो और वुटांग ही बचते हैं। फिर वुटांग साकामोटो के जोकर वाली कार्ड की ओर इशारा करते हुए आगे आता है, पर साकामोटो उसके ओर बस घूरे जा रहा था। फिर वुटांग उस कार्ड को खींचने वाला होता है, पर साकामोटो अपने कार्ड को बहुत जोर से पकड़ता है, जिसके कारण वुटांग उसे खींच ही नहीं पा रहा था। फिर अचानक वो उस कार्ड का ग्रिप लूज करके दूसरे कार्ड से बदल देता है, जिसके कारण वुटांग के हाथ में जोकर वाला कार्ड आ जाता है। ये सभी नाटक होता हुआ देख वुटांग के गार्ड इन सभी पर गन पॉइंट कर देते हैं, क्योंकि ये सभी लोग माफिया से हैं और इनका एक ही रूल है कि अगर प्यार से मिले तो ठीक, वरना हम मार के निकलवा लेंगे। वो लोग वुटांग पर भी गन पॉइंट कर देते हैं और कहते हैं बहुत हो गया तुम्हारा ये फालतू गेम्स, हम सभी तंग आ चुके हैं। खुद के ऊपर गन देख वुटांग गिव अप कर देता है। तभी साकामोटो उससे कहता है क्या जी तुम अपनी क्रश को इम्प्रेस नहीं करोगे। तभी वुटांग को याद आता है कि लू हमेशा उसकी अक्लमंदी का तारीफ किया करती थी। फिर अचानक से वुटांग उन लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ, मैंने पहले ही इन सभी गन्स को मॉडिफाई कर दिया था कि जब भी कोई फायर करे तो गन हाथ में ही फट जाए। तभी सभी लोग घबरा कर अपने गन्स नीचे कर लेते हैं और मौका मिलते ही साकामोटो और लू इन सभी लोगों की बत्ती गुल कर देते हैं। और फाइट के बीच में तो साकामोटो कार्ड से ही उन लोगों के कपड़े को काट देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें साकामोटो की शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहां अब वुटांग भी उनके साथ काम करने लगता है। वो साकामोटो के ऊपर लगी हुई बाउंटी का इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि तुम्हारी बाउंटी की असली वजह कोई और नहीं बल्कि स्लर है। ये सुनने के बाद साकामोटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और बुरी बात तो ये है कि उन लोगों के पास स्लर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, पर उन लोगों के पास कुछ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे साउथ ईस्ट में एक जेल ब्रेक हुआ था और कई सारे लोगों को बहुत ही ब्रूटली मारा गया था। और हैरानी वाली बात तो ये है कि वहाँ के दीवार पर भी सेम वही खून से एक्स का मार्क बनाया गया था। और वुटांग का एक फ्रेंड भी है जो जापान में डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने का काम किया करता है। उसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जापान में कुछ अजीब से हालत में डेड बॉडीज को पाया गया है। जैसे कि एक डेड बॉडी में बहुत सारे छेद हो रखे थे और दूसरे डेड बॉडी की तो पूरी स्किन ही निकाल ली गई थी और एक का तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया था। और लास्ट वाला तो बहुत ही ज्यादा भयानक है, जिसमें एक बॉडी को इतने प्रेशर से दबाया गया था कि वो एक छोटा सा मीट बॉल बन गया था। ये सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इन डेड बॉडीज का उनके केस से क्या संबंध है वो सभी वुटांग से पूछते हैं। वुटांग उन्हें बताता है कि साउथ ईस्ट एशिया से कुछ प्रिजनर्स एस्केप किए थे और उन लोगों का मारने का तरीका भी बिल्कुल ही इस केस से सिमिलर है। इसके बाद हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 3 बंदे और एक बंदी बैठी हुई थी और इनको ऐसे बैठा देख
वहाँ के सभी लोग बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे थे, जिसमें से लड़की का नाम डंप होता है और उसका बॉडी काउंट 180 है। और बॉडी काउंट क्या है वो तुम खुद ही समझ लो। ये बहुत ही ज्यादा गुस्सैल नेचर की है। इसे वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वहाँ के सभी लोग इन सभी को घूर रहे थे। दूसरे बंदे का नाम सा होता है और उसका बॉडी काउंट 64 है। ये बहुत ही ज्यादा चिल बंदा होता है, वो आराम से वहाँ बैठकर अपना मांगा पढ़ रहा है। तीसरे बंदे का नाम एपार्ट है और इसका बॉडी काउंट 206 है। ये बंदा तो वहाँ बैठा बैठा रो रहा था क्योंकि उसके बर्गर में अचार निकल गया था। चौथे बंदे का नाम मिनिमलिस्ट है और इसका बॉडी काउंट सबसे ज्यादा है 370। वो सभी वहाँ बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कासिमा की एंट्री होती है। वो उन लोगों का स्वागत करता है और उन लोगों को साकामोटो और उनकी टीम का डिटेल देते हुए उन्हें मारने का सुपारी देता है, जो देख उन सभी का मूड खराब हो जाता है क्योंकि इतने चंगू मंगू से टारगेट के लिए उन्हें यहाँ आना पड़ा। ये सुनने के बाद कासिमा साकामोटो और उसकी टीम को ना अंडर एस्टिमेट करने की वार्निंग देता है। तभी मिनिमलिस्ट बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है। ये बोलते हुए वो वहाँ पड़ी टेबल को उठाता है और उसे क्रश करने लग जाता है और एकदम से एक बॉल बना देता है। वो सभी कासिमा से पूछते हैं कि आखिर उसने उन लोगों की मदद क्यों की जेल से बाहर भागने में, जिसका कासिमा कोई जवाब नहीं देता। फिर वो लोग 1 मंथ का टाइम लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी कासिमा बताने लगता है कि ये लोग जीने के लिए नहीं मारते बल्कि जीते हैं मारने के लिए, जो कि प्योर इविल है और यही इनकी तकदीर है। इसके बाद हमें साकामोटो की शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुटांग को अपना सैलरी मिल चुका था, लेकिन अभी भी उसका माइंड नहीं बदलता। वो जल्दी से जल्दी लू को लेकर चाइना वापस जाना चाहता है। तभी साकामोटो उसे अपने और भी कॉन्टेक्ट से बात करने को बोलता है ताकि उन लोगों को स्लर के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि इनका प्लान तो ये है कि जेए से पहले ही वो खुद ही स्लर से निपट लें। जो सुनते ही वुटांग एकदम से इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो सभी एक साइकोपैथ किलर से डील करने का सोच रहे हैं। जो सुनने के बाद साकामोटो कहता है तब तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम ही इनसे निपटे। यहीं पर हमारा साकामोटो डेज का सीजन 1 खत्म होता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।